नमल। अस्पताल की चमकते फर्श वाली राहदारी खामोश और सर्द पड़ी थी। फारिस ने कमरे के दरवाजे पे उंगली की पुश्त से दस्तक दी। फिर दरवाज़ा धकेला तो अंदर का मंजर खुलता चला गया। बेड पे लिहाफ्ता ने आबदार टेक लगाई बैठी थी और एक नर्स उसके पीछे तकिए बराबर कर रही थी। उसके सुर्ख बाल पोनी में बंधे थे और चेहरे पे मुर्दनी छाई थी। कलाइयाँ सख्त पट्टियों में बंधी थीं और वो बुरी मूड के साथ नर्स से नकाहत से कुछ कह रही थी। जब आहट सुनी तो चेहरा फेरा। उसे चौखट में खड़े देखकर निगाहों में तहैयरदार आया। सांस भी थम गया। फिर सर के खम से अंदर आने का इशारा किया। वो सलाम कहता अंदर दाखिल हुआ। कमरा काफ़ी वसी और पुरतय्युश था। वो खिड़की के करीब रखे शाहाना तर्ज के काउच पे बैठ गया और टांग पे टांग चढ़ा ली। फिर लबों पे बंद मुट्ठी रखे खामोशी से आबदार को देखने लगा। आबी ने नज़रें झुका ली थी। नर्स बाहर निकली तो वो हल्के से खंगारा। कैसी तबीयत है आपकी? आबदार ने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर नकाहत से मुस्कुराई। अब ठीक हूँ, ज़रा रुकी। पापा से मुलाकात हुई आपकी? मेरी शक्ल पे गधा लिखा है क्या? जो उनके होते हुए इधर आता। वो निकले हैं तो आया हूँ, वो संजीदगी से बोला था। अंदाज में काट सी थी। वो चुप हो गई, नज़रें झुका ली। क्यों किया आपने ऐसा? अब कि वो नरमी से बोला तो वो अपने पट्टियों में बंधे हाथों को देखने लगी। आंखें पानियों से भर गईं। मुझे और कुछ समझ नहीं आया। आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे, तो अगर आपको कुछ हो जाता तो उठा लेता मैं आपकी कॉल। ऐसे कौन करता है? अपने वालिद का तो सोचना था। आबदार ने भीगी आंखें उठाई। वो सर झुकाए बैठी रही और उसके आंसू गालों पे लड़क रहे थे। मैंने आपको इतनी कॉल्स की, आप क्यों नहीं आए? मैं मसरूफ़ था। किसके साथ? उसने आंखें उठाकर तेज़ी से पूछा तो वो उतनी ही तेज़ी से बोला, आपको हक है ये पूछने का? आबदार की उस पे जमी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। आप चले जाएं। और वो पीछे से अपने तकिए जोड़ने लगी, गोया उसे जाने का अंदिया देकर अब लेटने लगी हो। आबदार वो कहते हुए उठा, मगर दरवाजे की तरफ जाने की बजाय उसकी जानिब कदम बढ़ाए। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था। उसकी आवाज़ में नरमी थी। वो तकिए जोड़ती रुक गई, चेहरा उठाकर बिल्ली जैसी आंखों से उसे देखने लगी जो अभी तक भीगी हुई थी। वो उसके करीब आ रुका तो वो बैठे बैठे ज़रा परे हुई। वो आहिस्ता से उसके बाजू के करीब बैठ गया। अगर आपको मुझे बुलाना था तो उसके दूसरे तरीके भी थे। ये सब करके आपने मुझे तकलीफ़ दी है। वो उसे फिक्रमंदी से देखते हुए कह रहा था और अभी की भीगी आंखें बेखुदी के आलम में उस पर जमी थी। मुझे अफसोस है अगर मेरी वजह से अवतार आपको कभी कोई गलत तासुर मिला, मगर मेरी नीयत हमेशा साफ रही। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। वो उस पर नज़रें जमाए दुख से कह रहा था, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत एहतियात से गुजारी है। जिसके ऊपर दिल हारा उसके नाम को भी अपने नाम के साथ आलूद होने नहीं दिया। इसलिए कोई आपके नाम के साथ मेरा नाम जोड़े, मुझे इस बात ने बहुत परेशान किया है। इसीलिए इधर आया हूँ। वो नरमी से उसे समझाते हुए कह रहा था। आबी की मुस्कुराहट में ढलते गए, आंखें हनूज डुबडुबाई हुई थी। आपको मेरी फ़िक्र थी? जाहिर है मुझे फ़िक्र थी। इसीलिए नरमी से कहते हुए फारिस ने हाथ बढ़ाया और उसका पट्टियों में लिपटा हाथ थामा। आबदार का सांस रुक गया। वो यकटिक उसे देखेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करें। उसकी आंखें आबी की आंखों पे जमी थीं और दोनों हाथों में उसकी बाहनी कलाई थाम रखी थी। पहले आप वादा करें कि आप मेरे बुलाने पे आ जाया करेंगे। फारिस ने गहरी सांस ली। मैं वादा करूं? मैं मिस उबैद एक शादीशुदा आदमी हूँ। क्या आपको मालूम है कि एक शादीशुदा आदमी को कैसे डील किया जाता है? कैसे? वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराई। वो उसे देखता रहा, चंद पल, चंद सांसें, बिना पलक झपके, और फिर एकदम फारिस की उंगलियों ने उसकी कलाई की पट्टी को झटका दिया। आबदार की कराह निकली, मगर इससे पहले कि वो हक्का बक्का सी अपना हाथ छुड़ाती, वो दुरुस्ती से एक हाथ से उसकी कलाई थामे दूसरे से उस पर पट्टी खींचकर उतार रहा था। छोड़ें, क्या कर रहे हैं? वो चिल्लाई, मगर फारिस ने पट्टी की आखिरी तह नोच कर परे फेंकी और उसकी कलाई उठाई। वो बेदाग थी, खराश तक न थी। जिस तरह आपके वालिद ने मुझसे बात की, मुझे बहुत बुरा लगा। वो होते कौन हैं मुझे कसूरवार ठहराने वाले? उसकी आंखों में आंखें डाले वो गुर्राया था। अवतार का चेहरा सफ़ेद पड़ा, आंसू तक खुश्क हो गए। मैंने अवतार बीबी 4 साल जेल में गुजारे हैं
वहाँ ऐसे ऐसे लोग होते थे जिनकी शक्ल देखकर भी आपकी जान निकल जाए। मैंने उनके साथ सरवाइव किया है, आपके ये बेकार ड्रामे सरवाइव नहीं करूँगा क्या? उसकी कलाई को जोर का झटका देकर छोड़ा। वो शल सी उसे देख रही थी। वो सुर्ख पड़ती आंखें उस पे जमाई उंगली उठाकर बोला, आइंदा अगर आपने मुझे कॉल की या मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहा या मेरे घर रेस्टोरेंट का रुख भी किया तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बात आई है दिमाग में या नहीं? गुस्से से बोलता वो उठ खड़ा हुआ। अभी ने शल नज़रें उठाकर उसे देखा। तो आप यहाँ सिर्फ अपना नाम साफ करने आए थे? जी हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको कोई गलत तासुर नहीं दिया तो आपकी इन जज्बाती हरकतों के लिए मुझे जिम्मेदार ना ही ठहराएं आपके वालिद तो अच्छा है। मैं उनके बाप का मुलाजिम नहीं हूँ जो उनकी बातें सुनूंगा, इसलिए उनसे कहिएगा मेरे मुँह ना लगे आइंदा। बरहमी से बोलता एक कहर आलूद नज़र उस पर डालता उठ खड़ा हुआ था। फारिस दरवाजे तक पहुंचा था जब उसे आवाज़ आई। उसने चौंक कर मुड़ कर देखा। वो अपनी दूसरी कलाई की पट्टियाँ नोच नोच कर उतार रही थी। फारिस के अब्रू इकट्ठे हुए, मगर इससे पहले कि वो उसे रोक पाता वो कलाई बराना कर चुकी थी। ये है वो जो मैंने काटी थी। गिला अमीज नज़रों से उसे देखती वो बोली थी। फारिस ने बेख्तियार उसकी पहली कलाई को देखा जो सिवाय ज़रा सी खरोच के साफ थी। अलबत्ता ये वाली ये पूरी तरह जख्मी दिखाई देती थी। लम्हे भर को वो कुछ बोल नहीं सका। वो तुम्हारे लिए फारिस गाजी ऐसा कभी नहीं करेगी। फारिस ने बड़ी मुश्किल से कदम उठाए थे। वो कुछ कहे बगैर तेज़ी से बाहर निकल गया। वो अब ज़ियानी अंदाज में खुद से लगी सुइयाँ और नालियाँ नोच नोच कर फेंकने लगी थी। उसके बर्फ हुए आंसू अब रवानी से गिरने लगे थे। सूरज की नरम गर्म रोशनी मोरशाल की इस धुंधालू सुबह में भी दहका रही थी। सुमर वापस आकर अंदर जाने की बजाय लॉन में घास पे रखे झूले पे आ बैठी थी। ठंडी हवा उसके घुंघराले बाल उड़ा रही थी, मगर वो बेनियाज सी उसी तरह बैठी आंखें मूंदे झूला लेती रही। जूते और पर्स घास पे ही इधर उधर लुढ़के पड़े थे। बालाई मंजिल की खिड़की से अंदर झांको तो हुनैन लैपटॉप के आगे जुड़ी बैठी थी। दिलचस्पी से वो स्क्रीन पे लिखी इबारतें पढ़ रही थी। साथ बेड पे अकड़ू बैठा उसामा थोड़ी घुटने पे टिकाए गुमसुम सा नजर आ रहा था। निचली मंजिल का मंजर किसी आम सुबह से मुख्तलिफ लगता था। नुसरत और हसीना किचन में थी। नाश्ते की महक, पराठों की खुशबू, बर्तनों की उटक पटक। नुसरत बहन बहुत जोश से इत्तमाम करने लगी थी। लाउंज में बैठे अब्बा भी सदाकत को डपट डपट कर एक एक कोना साफ करने को कह रहे थे। जानते थे सादी जुमर की तरह कितना नफासत पसंद है। हसीना को खूब दाव चढ़ा रहे थे। ज़रा गुस्से में थी। निरा ड्रामा है सारा ख़ानदान। ना मैं पूछती हूँ इस जख्म वाले मुँह लिए सूखे लड़के में क्या रखा है जो सब उसके लिए पागल हो रहे हैं। सीधे मुँह सलाम तक तो उसने मुझे किया नहीं। अब तहों वाले पराठे बनवाओ उसके लिए। वो रात से फिरकी की तरह घूम रही थी और अब दिल चाह रहा था इस पराठे में जहर मिला दे, विलन को आटे पे बराबर कर दे। बड़बड़ाते हुए उसने सर उठाया तो चौंकी। सादी कंधे पे बैग लिए चेहरा झुकाए किचन के बाहर खुलते दरवाजे से बाहर निकल रहा था। नुसरत अभी अभी लाउंज में गई थी। सादी दूसरी जानब से आया था, सो किसी ने उसे नहीं देखा। हसीना चंद लम्हे तो खड़ी रही, फिर बेलन रखकर बाहर निकली। नुसरत और अब्बा मुश्तरका तौर पर सदाकत को डांट रहे थे। सैम जीने उतरता आ रहा था, सर झुका हुआ था। वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा तो हसीना ने कमर पे हाथ रखे आंखें घुमाकर मज़े से तला दी। उसामा भाई वो तो चला गया सामान समेत, अब नाश्ता बनाऊं या ना बनाऊं? कौन? उसामा सर उठाकर नासमझी से उसे देखने लगा और फिर जिस लम्हे उसे समझ आई वो यकदम बाहर को भागा। लाउंज एक जिस्त में अबूर करता वो कोरज के दरवाजे से बाहर निकला। हसीना ने सर झटका। पागल। उसामा ने बाहर आकर गर्दन इधर उधर घुमाई। वहाँ साथी कहीं नहीं था, सिर्फ जुमर झूले पे आंखें मूंदे सर पीछे गिराए बैठी थी। भाई चला गया पोपो? जुमर ने चौंक कर उसे देखा और आंखें खोली। वो हवास पाख्ता उस तक आ पहुंचा था। आपने भाई को जाते देखा? हाँ, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी थी, ध्यान नहीं दिया। मगर वो आया कब और वो चला क्यों गया? वो हैरान सी उसी जगह से उठी। याद आया रात फारिस ने फ़ोन पे कहा था किसी से। उसामा ने रोहानसा होकर उसे देखा, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि बाहर घने दरख्तों की कतार के साथ सड़क पे वो सर झुकाए चलता जा रहा था। बैग कंधे पे था और हाथ जीन्स की जेबों में थे।
साथ ही उसने वो आवाज़ सुनी तो कदम संजीर हुए। वो ठहरा, फिर धीरे से मुड़ा। दूर 10-12 मीटर के फासले पे जुमर खड़ी थी। रात वाले झिलमिलाते लिबास में जैकेट पहने, घुंघराले बाल आधे बंधे, वो बहुत दिल गिरफ्ता सी उसे देख रही थी। वहीं दूर खड़ी, नंगे पाँव, उससे चंद कदम वो पीछे उसामा खड़ा था, मगर उसने चेहरा झुका रखा था। सादी के चेहरे पे कुर्ब सा उभरा। जुमर पे अपनायत भरी नजरें जमाए। वो बार बार कुछ कहने को लब खोलता, फिर बंद कर देता। पहलू में गिरी मुठियाँ, कभी बेंच लेता, कभी ढीली छोड़ देता। नंगे पाँव खड़ी जुमर ने सीने पे बाजू लपेटे और मखमूक मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खुदाफिज कहे बगैर जा रहे थे क्या? और उस इस्लाम का क्या जो खुदाफिज से पहले कहना था? सादी अपनी जगह से नहीं हिला, वहीं खड़ा उसे उन्हीं मखमूम नज़रों से देखता रहा। दोनों के दरमियान कई गज का फासला था। सलाम, उसने सर के गाम से सलाम किया। आवाज़ गीली रूखी सी थी। तुम हमारी सलामती चाहते हो तो जा क्यों रहे हो? वो ठहरे हुए अंदाज में ऊंची करके बोली थी। नहीं रह सकता यहाँ, वहशत होती है मुझे, दिल टूटा हुआ है मेरा। वो जब बोला तो अल्फाज सरगोशी में अदा हुए, मगर निगाहें जुमर पे जमी रहीं। उनमें बेचारगी, खुद तरसी, शिकस्तगी सब कुछ था। ऐसा ही होता है जब 3 गोलियां लगती हैं और सारे अपने छोड़ जाते हैं, ऐसा ही लगता है। वो पुकार कर बोली थी, जैसे सब आपके बगैर मज़े कर रहे हैं और सिर्फ आप तन्हा अज़ियत काट रहे हैं। मैं उससे गुज़र चुकी हूँ, तुम गुज़र रही हो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। वो करना है जो मैंने 4 साल पहले किया था, सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर धकेल कर दरवाजे बंद करके खुद को अकेला कर लेना है, या फिर दरवाज़ा खोलना है और रोशनी को अंदर आने देना है, क्योंकि कुछ लोग इस काबिल होते हैं कि उनके लिए पिघला जाए। बोलते बोलते उसको सांस चढ़ने लगी थी, मगर उस पर निगाहें जमाई वो कही जा रही थी, तुमने चुनना है, फैसला तुमने करना है। अपने ख़ानदान से दूर रहकर खुद को जोड़ लोगे तो जाओ, खुदाफिज कहकर निकल जाओ, और अगर मेरी गलतियों से सबक सीखना है तो वापस आओ और मुझे सलाम कहो। वो कहकर सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुंतज़िर सी उसे देखती रही। उसका दिल अंदर से ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। अगर वो चला गया तो मेरे अंदर का जहर सबको हर्ट करेगा, अगर मैं यहाँ रहा तो। नहीं सादी, बात यह है कि तुम्हें नफ़रत है उस काम से जो हुनैन ने किया, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत है हुनैन से। फैसला तुमने करना है, उसके काम से नफ़रत ज़्यादा शदीद है या उसकी मोहब्बत ज़्यादा शदीद है। जिसमें ज़्यादा शिद्दत होगी वो तुमसे चुनाव करवा लेगी। साथी ने खाली खाली आंखों से उसे देखा और उसके अकब में चेहरा मोड़े खड़े सैम को। मुझे नहीं लगता अब किसी को मेरी ज़रूरत है, सब मेरे बगैर रहना सीख चुके हैं। उसामा के झुके चेहरे पे एक आंसू लुढ़का था। इसीलिए सब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, ज़रूरत के तहत नहीं। किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है साथी, मगर मोहब्बत के तहत। और क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि रिश्ते वो ज़्यादा खालिस होते हैं जिनमें मोहब्बत ज़रूरत पे हावी हो जाए। और उस लम्हे घने दरख्तों की कतार के करीब छाया में खड़े सादी यूसुफ को इस धुंधली सुबह सब कुछ साफ नजर आने लगा था। एकदम से दिमाग और दिल के आईने की सारी गर्द किसी ने हाथ फेर कर साफ कर दी थी। वो चौंक कर जुमर को देखने लगा और अभी तक सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। सादी ने बैग नीचे डाल दिया, फिर कदम कदम चलता वो फासला भूल करने लगा। जुमर वहीं खड़ी रही। वो आगे बढ़ता आया, यहाँ तक कि उसके बिलमुकाबिल आ खड़ा हुआ, फिर भीगी आंखें उठाईं और अस्सलाम वालेकुम कहते हुए उसके गिर्द अपने बाजू लपेटकर उसे खुद से लगाया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कहीं नहीं जाना। उसामा खामोशी से सादी की साबका जगह तक आया और उसका बैग उठाकर घर की तरफ बढ़ गया। जुमर ने उससे अलहदा होते मुस्कुराकर नम आंखों से उसके चेहरे पे हाथ फेरते उसे देखा। वेलकम होम। ये वो बच्चा था जिसको उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जो रात को कहानी सुने बगैर नहीं सोता था। उसे आज भी कहानियाँ सुनाना ज़रूरी पड़ रही थी। वो सिर्फ बातों से समझता था, उसे सिर्फ बातों का फ़न आता था। उसको यूं अपने सामने देखकर अस्पताल की रात जब से वो खोया था से लेकर 9 माह बाद उसको यूं अपने सामने खड़े देखना, उसके बालों पे हाथ फेरना, उसे मुस्कुराकर तसल्ली देना। जुमर को लग रहा था उसे उसकी सारी दुनिया वापस मिल गई है। वो पहले से दुबला पतला हो गया था, कमज़ोर, मुंह का जख्म भी कदरे मुंतमिल था, मगर बहरहाल मौजूद था। सच सच बताओ कि उसने बहुत ज़ोर का मारा था तुम्हें?
वो उसकी कोनी थामे घर की तरफ टहलते हुए वापस आती उससे पूछ रही थी। साथी ने चौंक कर उसे देखा। किसने? फारिस ने। ऐसा कुछ नहीं है। वो खफकी से सर झटक कर सामने देखता चलने लगा। जुम्मन ने गहरी सांस भरी। उसे क्यों भूल गया था कि वो 6 फीट का एक नौजवान था जो कभी अपने घर की औरतों के सामने मार खाने का तज़किरा नहीं कर सकता था। इतने अरसे बाद मिले थे। वो मौके की मुनासिबत से उससे छोटी छोटी मगर मोहतात बातें करती अंदर की तरफ बढ़ गई। वो ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा था, बस चुप था। वो दोनों गेट से अंदर चले गए, मगर उसामा उसका बैग लिए वहीं पोरज के एक कोने में बैठा रहा। वो किसी गहरी फिक्रमंद सोच में था। जब बाहर से कार अंदर आती दिखाई दी तब वो जगह से उठा। फारिस ड्राइविंग डोर खोलता, चाबी जेब में अड़सता बाहर निकल रहा था। उसे यूं बैठे देखकर अबरू ताजुब से इकट्ठे हुए। तुम इधर क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना? वो लंबे ढक पर उस तक आया। साथी भाई घर छोड़ कर जा रहा था। शुक्र है जुमर पप्पो ने रोक लिया। उसने हल्के फुल्के अंदाज और हल्के दिल के साथ इतला दी। फारिस के माथे पे बाल पड़े। उसे से अंदर खुलते दरवाजे को देखा। जनाब का दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ अभी तक। 2 हाथ और लगने चाहिए थे उसे। उसकी तो आज मैं तबीयत साफ़ करता हूँ। मामू सैम ने खफकी से उसे देखा, मगर वो सर झटक अंदर चला गया। डाइनिंग टेबल पे नाश्ते के बर्तन सजे थे। नुसरत ताज़ा पराठे लाकर रख रही थी। साथ ही अब मुस्कुराकर अब्बा से धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। फारिस को दूर से आते देखा तो सर को महज ज़रा सा खान दिया। फारिस लबों की मुस्कुराहट जमाए उस तक आया, उसका कंधा ज़ोर से दबाया। वेलकम होम सादी, मुस्कुराकर कहता उसकी तरफ झुका और उसके कान के करीब सरगोशी की। ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है हीरो। वापस आ गए हो तो तमीज़ से घर में रहो। माँ का ख्याल है या नहीं? अब कोई उल्टी सीधी हरकत की तो देखना। बरहमी से उसे आहिस्ता से सुनाकर वो सीधा हुआ और मुस्कुराहट दोबारा से लबों पे तारी किए आगे बढ़ गया। साथ ही गहरी सांस लेकर रह गया। ओके, वेलकम होम। वो अपने कमरे में आया तो जुमर कोट के लिए तैयार खड़ी थी। उसे नज़रअंदाज किए आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगाती रही। वो हल्का सा गुंगारा। इस नाश्ते का क्या किया? जुमर आवाज़ के साथ लिपस्टिक बंद की और उसकी तरफ घूमी। तुम फजर पढ़ने गए थे या तरावी? क्यों मेरी इबादतों को नज़र लगाती हो? अस्तगफिरुल्लाह। उसने कान की लो को छुआ। कहाँ गए थे? वो चुपती नज़रें उस पर जमाए तफ्तीशी अंदाज में पूछ रही थी। तीसरी बीवी के पास। जुमर के तासुरात बिगड़े, माथे की तेवरियाँ चढ़ीं। तो फिर इधर ही रहते ना? वो तंजियाँ चलाकर बोली थी। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। मैं इस अमर को यकीनी बनाया न गया था कि वो दोबारा हमारे किसी नाश्ते किसी खाने के दरमियान ना आए। वो उसकी आंखों में देखकर इतने एतमाद और मान से बोला कि जुमर के तने असाब ढीले पड़े। बुरी आंखों में उम्मीद से चमकी। वो अब कभी भी कोई मसला नहीं करेगी, मुझ पे एतबार करो। उसकी आंखों का भरोसा और मान वो पिघल गई और फिर हल्का सा मुस्कुराई। वो गई है तो कोई और आ जाएगा। तुम भी तो आदत से मजबूर हो। आपकी इन्हीं अदाओं को देखकर दिल चाहता है कि बंदा जेल से कभी वापस ही ना आया होता। वो खफकी से कहता पलट गया तो वो भी इख्तियार हंसती। 2 नंबर आदमी। कमरे से निकल गया तो जुमर ने ड्रेसिंग टेबल की ऊपरी दराज खोली और पीछे हाथ डालकर कुछ निकाला। स्याह मखमली डिबियाँ जिस पे ज़मानों की गर्द पड़ी थी। जुमर ने गर्द झाड़ी और उसे खोला। अंदर रखी दमकती हुई हीरे की लौंग हर गर्द और अलाइज से पाक थी। वो मुस्कुरा दी। उसने लौंग की डिब्बी ऊपर में साफ़ कर दी, पर्स में डाली और बाल ब्रश करने लगी। फारिस काजी जब आज या कल उसे ये लौंग पहने देखेगा तो उसके क्या तासुरात होंगे? उफ, वो उसकी वो शक्ल देखने के लिए बेताब थी। जुमर बाहर आई तो फारिस समेत बाकी सब नाश्ता कर रहे थे। उसे पहले दवा लेना थी, सो किचन में आई। गोल मेज़ पे हुनैन अकेली चाय पी रही थी। हना, तुम इधर? हुनैन ने चेहरा उठाकर उसे देखा। जी, मैं इधर ही हूँ, इसी घर में। लेकिन कोई बात नहीं अगर आप मुझे भूल गईं। कोई बात नहीं अगर आपको मेरी कमी महसूस नहीं हुई। हना तो हमेशा से पस मंज़र में होती है। ये इतने महीने तो वो आपकी नज़र में साथी यूसुफ के सैड रिमाइंडर के तौर पे मौजूद थी, उसकी लेसर वर्जिन के तौर पे। मगर अब वो आ गया तो मैं अपनी पुरानी जगह पे वापस आ गई हूँ। रही आप तो आपके लिए हमेशा शादी सब कुछ था, सिर्फ शादी। सो आप नाश्ता एंजॉय करें और मेरे लिए गिल्टी फील ना करें। मुझे अपनी बदसूरत सच्चाइयों और अपने अंदर मौजूद शयातीन के साथ रहना आ गया है। वो चाय का मग और सल उठाकर सादगी से कहती उसके साथ से निकलकर बाहर चली गई। जुमर बिल्कुल खामोश सी हो गई थी और कुछ खफा भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर के एक फर्द के राज़ी होने तक दूसरा क्यों नाराज़ हो जाता था।